हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे। दोस्तों, पिछला जो वीडियो था खास करके पॉलिटी का, उसमें हमने मूल अधिकार से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे या जो आर्टिकल्स थी, जो भी अनुच्छेद थे महत्वपूर्ण, वो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। किस भाग में मूल अधिकार आता है, किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक मूल अधिकारों की चर्चा की गई है, कितने प्रकार के मूल अधिकार हैं। और जैसे आपने देखा होगा कि मूल अधिकार जो है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक लिखे गए हैं, तो 12 से लेकर के 35 तक के लगभग सारे अनुच्छेद हमने देखे एक-एक करके और अच्छे से समझा था कि किस अनुच्छेद में क्या दिया है और किसी भी 2 अनुच्छेद में कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो यानी कि क्लास 18 देखी होगी तो कंप्लीट नोट्स क्लास था। उसमें मैंने अपना खुद का नोट्स जिसमें घटना चक्र बुक की और साथ में और भी 1-2 बुक से हेल्प लेकर मैंने जो नोट्स तैयार किया था वो आपको कंप्लीट मूल अधिकार का नोट्स पढ़ा दिया गया है। अब इस वीडियो में हम केवल क्वेश्चन करने वाले हैं और जो भी क्वेश्चन होंगे वो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे जो 1990 से 2025 के फरवरी तक पूछे गए हैं और घटना चक्र पूर्वावलोकन 2025 से ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आई होप कि आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और वीडियो कंप्लीट देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे और वीडियो देखने के लिए। यहाँ पर आप नोट्स देख ही सकते हैं, इस तरीके का नोट्स था जिसके द्वारा मैंने देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें कवर की गई हैं एक-एक करके। हर एक देखिए 12 से शुरू हुआ, यहाँ पर अनुच्छेद 12 से हमने शुरू किया और 12 से लेकर के और आप देखेंगे सारी चीज़ें कवर करते हुए 12, 13, 13 का यहाँ तक कि 13 का 1, 2, 3, 4 जो भी उसके उप अनुच्छेद हैं वो सब भी हमने कवर किया। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी कवर किया। इसके अलावा यहाँ पर एक आप देखेंगे एक नज़र में मूल अधिकार 12 से 35 तक सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखा कि किस अनुच्छेद में क्या है। फिर 1 बाय 1 करके हमने सभी अनुच्छेदों को आप देखेंगे 19 के क, ख, ग, घ पूरे 6 तक हमने देखा। फिर अनुच्छेद 20, 21 करके और इस तरीके से आप देखेंगे कि पूरे जितने भी अनुच्छेद 35 तक हैं वो सभी चीज़ों की हमने चर्चा की है। किस प्रकार अनुच्छेद 31 से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाया गया, कितनी प्रकार की रीटें होती हैं जो कि अनुच्छेद 32 में है। आप देखेंगे यहाँ पर जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था और क्यों कहा था, कितनी प्रकार की रिटें न्यायालय द्वारा जारी की जाती हैं, ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी। देख रहे हैं अनुच्छेद 33, 34 और आखिरी में अनुच्छेद 35 भी यहाँ पर है और अनुच्छेद 35 के साथ हमारा नोट्स खत्म हुआ था। तो अब हम इसके बाद क्वेश्चन पर आ जाते हैं सीधे। अगर आपने ये क्लास नहीं देखा है, तो ज़रूर देख लीजिए और इस नोट्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप द जीएस सॉल्वर का ज्वाइन करिए, वहाँ पर इसका नोट्स डाल दिया गया है। तो जो पहला सवाल है आपके सामने है, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। यूपीएससी प्री 2021 का क्वेश्चन है। देखिएगा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता का सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? यानी कि किसी भी बेहतर लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को कौन नियत करता है इनमें से? उसके लिए क्या करना चाहिए? लोकतंत्र को और अच्छा बनाने के लिए और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए? एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, वैसे एक अच्छे न्यायपालिका की व्यवस्था हो या शक्तियों का केंद्रीयकरण कर दिया जाए, यानी कि शक्ति केवल एक आदमी या फिर एक संस्था के हाथ में दे दिया जाए। जैसे अगर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट रहता, राज्य सरकारें नहीं रहती, लोकल प्रशासन नहीं रहता, ग्राम पंचायत जैसे हो गया, तो ये सारी चीज़ें की व्यवस्था हटा करके और केवल केंद्रीकरण कर दिया जाए, यानी कि एक जगह शक्ति को केंद्रीकृत कर दिया जाए। तब जाकर के अच्छा लोकतंत्र माना जाएगा। या फिर सरकार को निर्वाचित किया जाए, यानी कि निर्वाचन के द्वारा सरकार का चयन किया जाए, तब अच्छा लोकतंत्र माना जाएगा। या फिर शक्तियों का पृथक्करण यानी कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाए। देखिए इसमें सबसे अच्छा जो उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, शक्तियों का विकेंद्रीकरण या फिर कि पृथक्करण, यानी कि शक्ति अलग-अलग हाथों में या फिर अलग-अलग लेवल पे उसको डिवाइड कीजिए। जैसे आप देखिएगा केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार है, उसके बाद जिला प्रशासन रहता ही है,
जैसे जिला परिषद हो गया, फिर ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है। तो शक्तियों का जो विकेंद्रीकरण किया गया यही सोच करके कि सभी व्यक्तियों तक आसानी से सभी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। यानी कि केंद्रीकरण करने में ये नहीं रहे कि सभी चीजें केवल एक व्यक्ति के हाथ में दे दी जाए। इसलिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण यानी कि पृथक्करण करना आवश्यक है और लोकतंत्र को और उदार और स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करने के लिए विकेंद्रीकरण बहुत आवश्यक है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। देखिए, एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका से तात्पर्य है कि जब न्यायपालिका सरकार या फिर सत्तारूढ़ दल की नीतियों के संदर्भ में प्रतिबद्ध हो। अतः ऐसी न्यायपालिका सरकार की नीतियों के विरुद्ध जाकर नागरिकों विशेषकर मत भिन्नता रखने वाले लोगों की सुरक्षा, उनकी स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं कर सकती। यानी कि देखिए, न्यायपालिका रहना आवश्यक तो है, लेकिन सरकार की नीतियों के विरुद्ध जाकर के वह हर एक स्थिति में कार्य नहीं कर सकती है। सरकार की नीतियों के विरुद्ध जाकर वो नागरिकों विशेषकर मत भिन्नता रखने वाले लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा तो नहीं कर सकेगी। हो सकता है जो सत्ता में है सरकार, कुछ लोग उसको वोट देना चाहें, कुछ लोग का मत अलग हो कि नहीं भाई इस पार्टी को हमें नहीं वोट देना है, हमको इसकी जो विपक्षी पार्टी है उसको वोट देना है। तो ऐसे में सभी जो लोग हैं या जो मतदाता हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी न्यायपालिका जो है वो अपना कार्य छोड़कर नहीं कर सकती है या सरकार की नीतियों के विरुद्ध जाकर नहीं कर सकती है। अब देखिए, शक्तियों का केंद्रीकरण जो दूसरा ऑप्शन था, लोकतांत्रिक संरचना में शीर्ष नेताओं के पास ही निर्णयन क्षमता को संकेंद्रित करता है, जिसे तानाशाही प्रवृत्तियों को बल मिलता है और नागरिकों की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। निश्चित तौर पर अगर केवल एक व्यक्ति के हाथ में सभी चीजें रह जाएं, तो हो सकता है वह व्यक्ति डिक्टेटरशिप की तरफ चला जाए, तानाशाह बन जाए। यानी कि बाद में अब चूंकि सारी चीजें उसके कंट्रोल में है, अकेले के, बाकी किसी के पास कोई पावर ही नहीं है, फिर हो सकता है कि वह अपने मन से चलने लगे, किसी बात का ख्याल रखे नहीं, तानाशाह बन जाए। इसलिए शक्तियों का केंद्रीकरण किया जाना इसमें आवश्यक नहीं है। अगला है, निर्वाचित सरकार नागरिकों की प्रतिनिधि होने के कारण स्वतंत्रता की संरक्षक मानी जाती है। यानी कि जो सरकार है जिसका निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है, उसमें ये तो ठीक है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके कारण स्वतंत्रता रहती है और जनता भी स्वतंत्र रहता है, जिसको मन उसको अपना वोट डाल सकती है। परंतु निर्वाचित सरकार की स्थिति में भी अल्पमत नागरिकों की स्वतंत्रता विभिन्न प्रकार से प्रभावित कर सकती है। यानी कि मान लो, इसका मतलब समझिए, मान लो अगर 3-4 ग्रुप हैं या 3-4 कैटेगरी के लोग हैं, उसमें मान लो ये हो गया पहला कैटेगरी, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब इसमें ये हो सकता है कि इसकी संख्या अधिक हो, इनमें भी जनसंख्या अधिक हो, इनमें भी जनसंख्या कम हो। मान लो इसका 100 है, इसका 200 है, इसके पास जनसंख्या 250 है और इसके पास केवल और जनसंख्या केवल 20 है। तो ऐसे में देखो, इनको लोग इग्नोर करने लगेंगे कि चलो ये 20 वोट मुझे नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं है, जिनकी मेजॉरिटी है केवल उनकी बात सुनो। सबसे ज़्यादा 250 वाले की बात सुनो, उसके बाद 200 वाले की, फिर 100 पे और 20 पे ध्यान देंगे, क्योंकि इतने से ही जीत और हार का फैसला हो जाएगा। तो कम, जहाँ पर संख्या कम है उनकी बात नहीं भी सुना जा सकता है। इसलिए ये आवश्यक है कि केवल निर्वाचित सरकार होने से उदार लोकतंत्र या फिर जो जनता है उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं की जा सकती। अब देखिए, शक्तियों के पृथक्करण से तात्पर्य है शासन के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण से है। यानी यहाँ पर ये कह रहा है कि विधायिका यानी कानून बनाने वाली व्यवस्था अलग होनी चाहिए, जैसे संसद में होता है। कार्यपालिका यानी कि अब जो कानून बना उसको कार्य कराने के लिए कार्यपालिका होती है। और न्यायपालिका यानी जो कानून बना है अगर उसका कार्य सही से कार्यपालिका नहीं करा रही है, तो उसके लिए न्यायपालिका है, न्यायपालिका की व्यवस्था है। तो ये शक्तियों, ये जो विधायिका का कार्य है, कार्यपालिका का कार्य है, न्यायपालिका का, इनकी शक्तियों का बंटवारा करना। इस स्थिति में शासन के किसी एक अंग द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने पर दूसरे अंग द्वारा उसका विरोध किया जाता है और इस प्रकार शासन के 3 अंगों में संतुलन बना रहता है एवं तानाशाही प्रवृत्तियों की समुचित रूप से रोकथाम संभव है। अतः शक्तियों का पृथक्करण ही उदार लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 1931 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था
ऑप्शन है इलाहाबाद, मुंबई, कराची या फिर गया। आपको बता दें दोस्तों 1931 में जो अधिवेशन कराची में हुआ था उसी में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था, इसलिए ऑप्शन बी सही है। आप देख सकते हैं 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी ये भी याद रखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। कराची अधिवेशन 1931 के जिसमें मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा यूपी पीसीएस का है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सही है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। और फिर है अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। क्रिप्स मिशन 1942 में मूल अधिकार। देखिए ये सारे ही बेबुनियाद हैं, इसमें कहीं भी मूल अधिकारों की बात नहीं की गई थी। मूल अधिकारों की बात नेहरू रिपोर्ट 1928 में की गई थी कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया जाना चाहिए था। तो ये समर्थन किया था नेहरू रिपोर्ट के द्वारा किया गया था 1928 में। ऑप्शन ए सही है और ये चीजें मैंने नोट्स में भी पढ़ाई थी आपको। जिन्होंने नोट्स वाली क्लास देखी है उनको जरूर याद होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अगला सवाल देखिएगा, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द कहे। एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। ये किसने कहा था? ऑप्शन है आपके पास न्यायमूर्ति पीएन भगवती, जवाहरलाल नेहरू, एस राधाकृष्णन या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए दोस्तों मौलिक अधिकार अपनाए जाने के समय ये चीजें कही थी, ये लाइन जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आप देखिएगा यहाँ पर मौलिक अधिकारों पर अंतरिम रिपोर्ट को संविधान सभा द्वारा अपनाए जाने का प्रस्ताव रखते हुए 30 अप्रैल 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ऐसी चीज के रूप में जिसे आप संविधान में अस्थायी बनाना चाहते हैं। यानी कि अगर मौलिक अधिकार को शामिल करना बनाना अगर कठिन लगता है तो उसको कठिनाई के तौर पर नहीं देखिए, चूंकि वह आवश्यक है और उपयोगी है, इसलिए आप इस हिसाब से सोचिए कि उसको संविधान में किस प्रकार स्थायी बनाया जा सके। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा एक सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर एस राधाकृष्णन। सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन। हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता मूल अधिकारों को कहा गया किसके द्वारा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी के द्वारा। देखिएगा मूल अधिकारों पर संविधान सभा में हुई बहस में भाग लेते हुए डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा, यह हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा है और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। अगला सवाल है कि मौलिक अधिकार क्या है? ऑप्शन है वाद योग्य है, अवाद योग्य है, कठोर है या लचीला है। वाद योग्य का मतलब कि इसको लेकर के कोर्ट जा सकता है व्यक्ति, कोर्ट में इससे संबंधित वाद विवाद हो सकता है, या समझिए कि केस सीधे सीधे समझिए आप कोर्ट केस करिए या फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो क्या यह वाद योग्य है या वाद योग्य नहीं है, या लचीला है या फिर कठोर है। देखिए हमने नोट्स में पढ़ा था दोस्तों कि मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो कोई भी व्यक्ति सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, वह उच्च न्यायालय भी जा सकता है और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही माना जाएगा, यह वाद योग्य है। आप देखिएगा भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित हैं, जिसमें मौलिक अधिकार वाद योग्य है और नीति निर्देशक तत्व जो है ये अवाद योग्य है। क्योंकि नीति निर्देशक तत्व अलग चीज है इससे, और समझिए तो नीति निर्देशक तत्व अधिकार नागरिकों का नहीं है, ये राज्य का अधिकार है, इसलिए वह अवाद योग्य है। और जो नागरिकों का अधिकार है उसका अगर हनन किया जाएगा तो निश्चित रूप से न्यायालय उसके लिए मौजूद है और ये चीजें वाद योग्य हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि मतलब मूल अधिकार इनको क्यों कहा जाता है, आखिर इसका क्या कारण है? अब पहला है यहाँ पर आप देखिएगा कथन, यह संविधान में उल्लिखित होता है। देखिए मूल अधिकार संविधान में तो लिखा ही है और संविधान में लिखा है तभी तो इसको आप अधिकार मानते हैं।
मान लीजिए कि अगर संविधान में नहीं लिखा रहता, अगर केवल मौखिक बोल दे सरकार कि ठीक है, आपका फला-फला चीज़ जो है वो अधिकार है या मौलिक अधिकार है, तो क्या आप केवल मौखिक आदेश पर या केवल मौखिक कथन के आधार पर आप कभी अगर उसका उल्लंघन होता है तो कोर्ट के पास जा सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर यह आवश्यक है कि उसको संविधान में लिख दिया जाए और यही सोचकर संविधान निर्माताओं ने इन अधिकारों को संविधान में लिख दिया। तो निश्चित तौर पर पहला कथन तो सही है। तो जिस भी ऑप्शन में पहला कथन को गलत बोला जा रहा है वो तो गया। दूसरा है कि यह प्रजातांत्रिक होता है। देखिए प्रजातांत्रिक होना अलग चीज़ है। ऐसा नहीं है कि प्रजातांत्रिक है, जहाँ प्रजातांत्रिक नहीं होती है व्यवस्था, वहाँ भी मूल अधिकार को लागू किया जा सकता है। तो इसलिए हम दूसरे को सही नहीं मानेंगे, जहाँ भी दूसरा को सही बोला जा रहा है वो गलत हो गया। तीसरा क्या कह रहा है? यह लोक कल्याणकारी होता है। देखिए लोक कल्याणकारी प्रशासन की जो है वो एक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है जैसे लोक कल्याणकारी योजनाएँ चलाना, मूल अधिकार एक हर एक व्यक्ति का अपना अधिकार है, ठीक है? ये आप समझिए तो एक तरह से सामूहिक आप इसको नहीं कह सकते हैं, लोक कल्याणकारी होना ये सारी चीज़ें अलग बात हैं। और चौथा है यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। अब देखिए व्यक्तित्व विकास के लिए निश्चित तौर पर आवश्यक है क्योंकि आपको पता होगा मूल अधिकार में जैसे बोलने की स्वतंत्रता होती है, आपके पास बोलने की स्वतंत्रता होगी तब तो आप अपना कहीं भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता होती है, धार्मिक स्वतंत्रता है। शिक्षा की स्वतंत्रता है यहाँ पर, शिक्षा देना आवश्यक बनाया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जैसे आप प्राइमरी एजुकेशन की बात करेंगे तो। तो कई तरह से ऐसा है इसमें व्यवस्था जिससे हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तित्व विकास के लिए निश्चित तौर पर जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है यहाँ पर तो कई अलग-अलग प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है और अधिकार आपको दिए गए हैं जो कि आपके व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होते हैं। और 5वां है संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। निश्चित तौर पर संसद यानी कि सरकार खुद मूल अधिकारों को उल्लंघन करने के उद्देश्य से इसके विरुद्ध में कोई भी कानून नहीं बना सकती है। ऐसा अनुच्छेद 13 में साफ-साफ कहा गया है। तो इस प्रकार आप देखिएगा कि केवल पहला, चौथा और 5वां सही है, यानी कि ऑप्शन सी को हम सही मानेंगे। अगर आप यहाँ देखिएगा डिटेल में तो दिया गया है स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अधिकार के महत्व को समझा था। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने और उन्हें सुरक्षित करने के उद्देश्य से संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया। जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई यानी कि जिन अधिकारों को संविधान में लिखा गया उन्हीं को मौलिक अधिकार कहा गया कि कम से कम इतना अधिकार जो है वो प्रत्येक भारतीय को मिलना चाहिए। यह अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसीलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया। व्यक्तित्व विकास के लिए ये इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका यानी कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न कर सके। संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख जो है अधिकारों के महत्व को दर्शाता है। इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास संभव नहीं हो पाता है। संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा अधिकारों को छिन्न यानी कि कम या फिर उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता है। प्रजातांत्रिक और लोक कल्याणकारी अवधारणा शासन प्रशासन से संबद्ध है न कि अधिकारों से। तो देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 13 में ये साफ किया गया है। मैं आपको अपने नोट्स में भी दिखाता हूँ। हमने पढ़ा भी था अनुच्छेद जो 13 है यहाँ पर मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां यानी ऐसी विधियां सरकार की नीतियां जो या ऐसे कानून जो मूल अधिकारों से असंगत हैं यानी उसके विरोध में हैं या मूल अधिकारों को कम करते हैं। देखते हैं संविधान लागू होने के पहले से भारत के राज्य क्षेत्र में लागू किसी भी संवैधानिक मूल या मूल अधिकारों के मध्य यदि टकराव उत्पन्न हो जाए तो मूल अधिकारों को ही प्राथमिकता दी जाती है। यानी ऐसा कोई कानून जो संविधान लागू होने से पहले भी बना हो या बाद में भी बना हो तो भी अगर वो मूल अधिकारों के खिलाफ जाता है, तो मूल अधिकारों को ही प्राथमिकता दी जाएगी और उस कानून को जहाँ तक संभव हो, उसको शून्य माना जाएगा मूल अधिकारों के विरोध में या फिर उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी। देखिए 13 का जो 2 है अनुच्छेद ये क्या कहता है कि सरकार के द्वारा किसी भी ऐसी विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा, जिससे मूल अधिकारों को छीन लिया जाए या मूल अधिकारों को कम कर दिया जाए।
यदि राज्य यानी कि सरकार ऐसी विधि का निर्माण करता है तो न्यायपालिका उस विधि की न्यायिक समीक्षा कर सकती है और मूल अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में, यानी कि अगर न्यायपालिका को यानी कि कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो सरकार ने नियम बनाया है या कानून बनाया है वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो ऐसी स्थिति में उस विधि को यानी उस कानून को अवैध अथवा असंवैधानिक घोषित कर सकती है न्यायपालिका। तो आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे कि संविधान निर्माताओं ने कहाँ तक सोच करके, क्या-क्या सोच करके और भविष्य के समय के अनुसार बिल्कुल उन्होंने सटीक चीजें लिखी हैं और मौलिक अधिकार के रूप में जो भी चीजें दी हैं उससे संबंधित ये अच्छा नियम बनाया है कि किसी भी विधि द्वारा मौलिक अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता है और ना ही उनको छीना जा सकता है। अगला सवाल देखिएगा, मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, यानी कि कभी भी इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है कि व्यक्ति को मौलिक अधिकार नहीं दिया जाएगा, या प्रधानमंत्री के आदेश के बाद निलंबित किया जा सकता है, या राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, या आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपने अनुच्छेद 13 देख ही लिया कि किसी भी परिस्थिति में इसको कम या इसको छीना नहीं जा सकता है। तो ये देखिए कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। और प्रधानमंत्री के निर्देश, देखिए प्रधानमंत्री कभी ऐसा निर्देश नहीं दे सकते हैं और ना ही राष्ट्रपति अपनी इच्छा से इसको निलंबित कर सकते हैं। निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा ही, लेकिन ऐसा होता है आपातकालीन स्थिति में, यानी कि इमरजेंसी लागू होने पर, जैसे युद्ध के दौरान या गृह युद्ध हो जाए या फिर किसी और कारण से आपातकाल की स्थिति आ गई है और ऑफिशियली आपातकालीन परिस्थिति को लागू कर दिया गया है, इसकी घोषणा कर दी गई है, तो वैसी स्थिति में जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पास पावर होता है कि वो मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी सभी अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसमें भी एक दो ऐसे अधिकार हैं जिनको आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार है जो राज्य कृत के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में है, यानी राज्य के कृति के विरुद्ध यह गारंटी देता है। इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 और 359 में आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों की वर्णन किया गया है। लेकिन इसमें भी जैसे अनुच्छेद 20 है, इसको नहीं निलंबित किया जा सकता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो है। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर पूछा गया है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार करना है। ये राज्यकृत के विरुद्ध गारंटी है, यानी राज्य के कार्यों के विरुद्ध एक गारंटी है कि राज्य कभी गलत काम नहीं करेगा या आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करेगा। निश्चित तौर पर यह सही है। यह संविधान के भाग 3 में है, ये भी सही है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक लिखा गया है। सामाजिक सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं ये। निश्चित तौर पर चूंकि यह आपका अधिकार है तो हर एक तरह से आपको न्याय दिलाने में यह लाभकारी होता है या उपयोगी साबित होता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। ये गलत है क्योंकि जो यहाँ का अधिकार का बिल है उसी के जैसा या उसी के तर्ज पर इसको बनाया गया है, तो इसलिए उसी के जैसा है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर नहीं लिखा है इसलिए ये गलत हो गया। तो केवल पहला, दूसरा और तीसरा इसमें सही है। आप देखिएगा, भारत में मौलिक अधिकार राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। इन्हें संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार बिल की भांति ही है। जहां तक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रश्न है तो ये संविधान की प्रस्तावना से उद्भूत होते हैं और संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार और भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक के रूप में मिलकर इन्हें सुनिश्चित करते हैं। प्रश्न देखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 12 से 35 भाग कौन सा है? भाग 3। ये आपने देख ही लिया। तो आई होप कि ये आपको याद होगा कि अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 में मौलिक अधिकारों का चर्चा किया गया है। वर्तमान में कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय या फिर राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? देखिए, इसमें सवाल यही पूछा गया कि कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक प्रावधानों को, जैसे मौलिक अधिकार हो गया, जो संघ
यानी कि संसद या फिर राज्य की विधान पालिका जो होती है उनके द्वारा जो भी नियम या कानून बनाए जाते हैं उससे ऊपर बताता है कि संविधान के जो प्रावधान है वो सरकार द्वारा बनाए गए कानून से ऊपर हैं। और खासकर मौलिक अधिकारों के अगर पक्ष में बात की जा रही है तो हमने देखा था कि अनुच्छेद 13 है जिसके द्वारा यह बोला गया है कि किसी भी परिस्थिति में कि कोई भी ऐसा नियम राज्य या केंद्र सरकार द्वारा नहीं बनाया जा सकेगा जो मौलिक अधिकारों के विरोध में हो। तो ऑप्शन ए यहाँ सही हुआ। देखिएगा संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ या राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता हो या उनको कम करता हो। यदि कोई ऐसा कानून बना भी दिया जाता है तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य रहेगा। यानी कि वहां तक जहां तक मौलिक अधिकार की बात होगी वहां तक उसको लागू नहीं किया जा सकेगा, वहां मौलिक अधिकारों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है यह निश्चित तौर पर। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है और अनुच्छेद 32 में ही वो तमाम 3 या 4 प्रकार की रिटें या जितने भी प्रकार की रिटें हैं वो उसमें शामिल की गई हैं जो कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर। और अनुच्छेद 245 क्या है? केंद्र और राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। और अनुच्छेद 326 लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। अगला सवाल है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? मौलिक अधिकार के संदर्भ में निश्चित तौर पर मौलिक अधिकार को यह सरकार की विधियों से ऊपर बताता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह किसमें है? समता यानी कि समानता का अधिकार। दोस्तों हमने पहले ही देखा था कि मौलिक अधिकार जो शुरू होता है उसमें 6 प्रकार के टोटल अधिकार दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला जो अधिकार है वह है समानता यानी कि समता का अधिकार। और यह जो अधिकार दिया गया है यह अनुच्छेद 14 से लेकर के और 18 तक वर्णित है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। आई होप कि आप सबको याद होगा, ये चीजें हमने अपने नोट्स में पढ़ी थी। और हर एक यानी 14 से 18 तक हर एक 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 जो अनुच्छेद है सबको और डिटेल में हमने नोट्स में पढ़ा था। यहाँ दिया गया है कि भारतीय संविधान में जो समता का अधिकार है वो 5 अनुच्छेदों द्वारा अनुच्छेद 14 से 18 तक लिखा गया है, जिसमें अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। यानी समानता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। सबसे पहला समानता है विधि यानी कि कानून के नज़र में सभी व्यक्तियों को एक समान मानना है। यानी कि जो भी कानून बनेगा वो सभी व्यक्तियों के लिए बनेगा और एक समान तरीके से बनेगा। अनुच्छेद 14 के बाद 15 जिसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि इन सभी के आधार पर भी धर्म के अनुसार चाहे अलग-अलग वंश हो या अलग-अलग जाति हो या अलग-अलग स्थान पर जन्म हुआ हो या स्त्रीलिंग पुल्लिंग के आधार पर किसी में भेद नहीं किया जाएगा, सभी को एक समान माना जाएगा। तो ये भी समानता का अधिकार हुआ। 16 में है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। लोक नियोजन का मतलब अगर कहीं वैकेंसी या रिक्रूटमेंट है तो उसमें भी अवसर सभी को समान रूप से मिलेगा। और 17 है अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत किया गया। छुआछूत के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान माना जाएगा। और उपाधियों का अंत यानी उपाधियों के आधार पर भी भेद नहीं किया जाएगा, उसमें भी सभी को समान माना जाएगा। अगला सवाल फिर से सेम टाइप का है, आप देखिएगा समानता का जो अधिकार है ये किस अनुच्छेद में है? 13, 14, 15 या फिर 16। तो आपको पता है कि समानता का अधिकार जो है यह 14 से लेकर के 18 तक है। तो इसमें 13 तो नहीं आता है, लेकिन 14 से 18 के बीच में 14, 16 और 15 है। यानी कि 2, 3 और 4 इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन सी को हम सही मान लेंगे। आई होप कि ये चीज भी आप समझ पाए होंगे। दोस्तों यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण करता है? विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन करता है? अनुच्छेद 14, 16, 15 या फिर 17। अब इसमें निश्चित तौर पर ऑप्शन ए सही होगा, अनुच्छेद 14, क्योंकि इसी में सभी को एक समान माना गया है, विधि के समक्ष समान माना गया है। चाहे वह भारतीय हो या विदेशी हो, सभी को विधि के समक्ष समान
माना गया है, यानी कि विधि या कानून द्वारा सबकी समान रूप से रक्षा की जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर किसी विदेशी व्यक्ति की आकर भारत में मृत्यु हो जाए या उस पर कोई संकट हो, तो वैसी स्थिति में वह कोर्ट नहीं जा सकता है या न्यायालय में जाकर के केस नहीं कर सकता है। विधि के समक्ष सभी को एक समान रूप से माना गया है। संविधान का अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर नियंत्रण करता है। यह उपबंध करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? अनुच्छेद 14 अभी हमने देख ही लिया। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पूछा गया है, कानून के का समान संरक्षण किसके द्वारा प्रावधानित है? ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें दोस्तों, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारों को निर्देशित एवं नियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किसका उल्लंघन करता है? अब देखिए, कोई ऐसा विधान यानी कि कोई ऐसा कानून जो किसी कार्यपालक अथवा कार्यपालक से मतलब होगा प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है, जो प्रशासन का कार्य संभालता हो, तो ऐसे अधिकारी को अंतर्देशित करता है, यानी कि उनको निर्देश दे और अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, यानी कि नियंत्रित विवेकाधिकार नहीं, अनियंत्रित का मतलब अपने मन से कुछ भी कर दे। तो वह किसका उल्लंघन कर रहा है? निश्चित तौर पर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा, क्योंकि अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष सभी को एक समान मानना है। ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ और किसी को कुछ। तो आप देखिएगा, यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह विधि के शासन यानी रूल ऑफ लॉ का मूल तत्व है, जिसका तात्पर्य है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। अतः कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अंतर्देशित अथवा अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, तो वह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत अभिविहित विधि के शासन का उल्लंघन करता है। प्रश्न देखिएगा, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का क्या मतलब है? ऑप्शन है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, यानी कि विधि का नियम का मतलब है कि सभी के लिए विधि समान रहेगा, यानी कानून समान रहेगा और सभी के लिए एक ही प्रकार का न्यायतंत्र रहेगा। दूसरा है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य, यानी कि सभी के लिए कानून तो एक होगा लेकिन राज्य भी एक होगा। सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, या उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए, विधि के समक्ष समानता जो अनुच्छेद 14 में आपने पढ़ा है, निश्चित तौर पर उसका मतलब है कि सभी के लिए कानून एक समान हो और सभी के लिए न्यायतंत्र भी एक प्रकार का ही हो। तो ऑप्शन ए को हम सही मानेंगे यहाँ पर निश्चित तौर पर। अगर आप एक्सप्लेनेशन की बात करें तो विधि का नियम यानी कि विधि का शासन या कानून का अधिराज्य यानी कि रूल ऑफ लॉ, इसका अर्थ है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक प्रकार की न्यायतंत्र। विधि के शासन का सामान्य अर्थ यह है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक एक समान हैं तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। सभी को कानून मानना पड़ेगा। साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। प्रश्न देखिएगा, धर्म जाति के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी धर्म या जाति के आधार पर विभेद नहीं करना है, जो कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 में प्रावधान किया गया है। ऐसा यह एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा, यानी कि उसको क्या मानिएगा आप, जो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, उसको आप क्या मानिएगा? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मानिएगा, या शोषण के विरुद्ध अधिकार, या सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, या फिर समता का अधिकार? आपको याद होगा, मैंने बताया था दोस्तों कि अनुच्छेद 14 से लेकर के और अनुच्छेद 18 तक किसकी बात की गई है? समता का अधिकार। समता का अधिकार जो मौलिक अधिकार है, यानी कि समानता का अधिकार, यह अनुच्छेद 14 से 18 तक बात की गई है और इसमें अलग-अलग प्रकार की समानता दी गई है। जैसे अनुच्छेद 14 में क्या था? विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के नज़र में सभी लोग समान होंगे। अनुच्छेद 15 था कि जाति, धर्म या रंग के आधार पर
सभी को अलग-अलग नहीं माना जाएगा, सभी को एक समान माना जाएगा। तो निश्चित तौर पर अनुच्छेद 15 जो है दोस्तों इसके बीच आता है और यह समता का अधिकार है, न कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। धर्म के आधार पर अगर भेदभाव नहीं किया जा रहा है तो ये धर्म का स्वतंत्रता नहीं हुआ। ये सभी धर्म के लोगों को एक समान मानना हुआ। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया है और यह भी एक मौलिक अधिकार है, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकता है, उस धर्म का प्रचार कर सकता है और उसके लिए पूजा वगैरह का आयोजन कर सकता है। तो निश्चित तौर पर यह धर्म की स्वतंत्रता नहीं है, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। यह समता का अधिकार है और ऑप्शन डी ही इसका सही उत्तर होगा। आप देखिएगा अनुच्छेद 15 के अनुसार यही बोला गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। इसका प्रतिषेध किया गया है और यह एक मौलिक अधिकार है जिसे समता के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है और अनुच्छेद 14 से 18 तक के लिए जो अधिकार है उसमें समता के अधिकार शामिल हैं। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, मद्रास राज्य बनाम दोराई राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? ऑप्शन है आपके पास विधि के समक्ष समानता का अधिकार को संशोधित किया गया था या भेदभाव के विरुद्ध अधिकार या अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार या फिर विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, जो 1951 का मद्रास राज्य बनाम दोराई राजन का मुकदमा था, इसमें भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आप देख सकते हैं यह जो मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन 1951 का मुकदमा था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 15 में है, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसको संशोधित किया गया था। इसमें संविधान जो कि पहला संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 2 के अनुच्छेद 15(4) को जोड़ा गया और इसके तहत सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध कर सकने हेतु प्रावधान किया गया। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जैसे आप देखेंगे अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए, अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए उनको कई प्रकार से, जैसे परीक्षा में जब आप देखते हैं कि फी में छूट होता है या कट ऑफ में कुछ छूट होता है या फॉर्म भरने से लेकर के और शिक्षा के क्षेत्र में अलग-अलग जगहों पर इनको काफ़ी सारा एग्जेम्पशंस देखने को मिलता है। तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता है, जो ऊँची जाति वाले या दूसरे लोग जो होते हैं वो ये नहीं कहेंगे कि फिर ये भेदभाव हो रहा है। इसको भेदभाव नहीं कहा जाएगा, ये एक बराबर लाने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई थी और इसीलिए ये संविधान संशोधन किया गया, ताकि कोई हमारी जाति या कोई जो विशेष धर्म के लोग हैं वो पीछे न रह जाएं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा दी गई? ये दोस्तों है अनुच्छेद 15(5) में। अनुच्छेद 15(5) ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। देखिए 15(4) तो 1991 का केस था, 91 नहीं 51, 1951 का जो केस था मद्रास राज्य वाला, उसमें उसके बाद संशोधन किया गया अनुच्छेद 15 में और उसमें 15(4) को लाया गया। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, इससे संबंधित जो आरक्षण की बात की गई है ये अनुच्छेद 15 के 5वें में है, तो ऑप्शन बी सही है। देखिएगा अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों जिसमें गैर सरकारी हो, गैर अनुदान प्राप्त हो, उनको भी शामिल किया गया है। उसमें अन्य पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं? निश्चित तौर पर इसमें अनुच्छेद 15 तो आएगा ही, 15 का 4 आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आरक्षण की बात की गई है। तो देखिए 13-14 तो होगा नहीं, 14 में समानता का अधिकार दिया गया है, यहाँ भी 14 है तो 14 सही नहीं होगा, यहाँ 17-18 है ये भी गलत हो गया, क्योंकि 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। तो यहाँ पर 15(4) और 16(4) सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी।
आप देखिएगा 15(4) और 16(4) के प्रावधान के अनुसार ओबीसी के लिए राज्य की सेवाओं में आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद खंडों 15 के 6 और फिर 16(6) के माध्यम से आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ पर उस हिसाब से ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न जो है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों की अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है, यानी कि लोक नियोजन में समानता। अब देखिए, अगर लोक नियोजन की बात करें तो लोक नियोजन में समानता दी गई है अनुच्छेद 16 में। तो देखिए 16 को अगर छोड़ दे तो बाकी तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। और 16 में भी खासकर 16 का पहला और दूसरा सही जवाब होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी को हम सही मानेंगे। आप देखिएगा यही दोनों अनुच्छेद है जिसके तहत राज्य के अधीन, देखिए ऐसे तो पूरा 16 में यही बात है, लेकिन अगर राज्य के अधीन की बात करें कि राज्य में जो किसी पद के लिए अगर नियोजन होता है तो सभी नागरिकों के अवसर को समान रूप से दिया जाएगा, यानी कि मौका समान रूप से दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 16 में है सभी के लिए, यानी कि राज्य हो, केंद्र हो या जितने भी प्रकार के लोक नियोजन होंगे। लेकिन अगर केवल राज्य की बात करें तो ये 16 के पहले और दूसरे में मिलता है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है? कानून के समक्ष अवसर, सामाजिक या फिर आर्थिक। तो आर्थिक समानता निश्चित रूप से शामिल नहीं है। किसी के पास पैसा अधिक हो सकता है, किसी के पास पैसा कम हो सकता है। सरकार या फिर संविधान कहीं ये नहीं कहता है कि सभी को बराबर पैसा बांट दो और सभी के पास धन एक समान होना चाहिए, क्योंकि ये अपनी क्षमता, अपने कार्यशैली और अपने ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पर देखिएगा कानून के समक्ष समानता दिया जा सकता है और ऐसा मौलिक अधिकार है भी। सामाजिक समानता जैसे अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल, वंश या जाति के आधार पर या रंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, सबको समान मानना है। अवसर की समता हमने देख ही लिया, जैसे लोक नियोजन में अवसर की समानता दे दी गई, तो अनुच्छेद 16 में है ये चीजें। लेकिन आर्थिक समानता की बात नहीं की गई है, इसलिए ऑप्शन डी इसमें शामिल नहीं है। देखिएगा दोस्तों, कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के तहत है, तो ये समानता तो उसमें दिया ही गया है अधिकार। सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 है, अवसर की समानता अनुच्छेद 16 है और ये सभी मौलिक अधिकार में शामिल हैं, लेकिन आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर कथन दिया गया है और उसके कारण दिए गए हैं। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के आधार पर, ध्यान दीजिए, समान आधार यानी कि सबका पेश, यानी कि सबको एक जगह लाकर खड़ा करने के लिए, सबको एक समान बनाने के लिए। एक समान बनाने का मतलब ये नहीं है कि सब में सभी चीजें बराबर बराबर कर दी जाए। जैसे जो पिछड़ा वर्ग है वो सामान्य वर्ग से बहुत पिछड़ा था उस समय में, तो उसको उसके उत्थान के लिए, कि उसका सामाजिक उत्थान किया जा सके, आर्थिक उत्थान किया जा सके, राजनीतिक क्षेत्र में उत्थान किया जा सके, तो आप देखिएगा अलग-अलग जैसे चुनाव होते थे। जैसे ग्राम पंचायत की ही अगर हम बात करें तो मुखिया या प्रधान के पद के लिए कभी-कभी कैटेगराइजेशन हो जाता है कि ठीक है एससी एसटी को ही चुनना है या ओबीसी को ही चुनना है, तो ऐसी भी व्यवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार बनाने के लिए सभी जो जातियां हैं, सभी जो वर्ग हैं, उनको एक समान आधार देने के लिए राज्य के असमान लोगों में अलग-अलग व्यवहार सरकार कर सकती है। जैसे आरक्षण की व्यवस्था हो गई, तो आरक्षण की व्यवस्था करना मतलब अलग-अलग लोगों के साथ अलग-अलग व्यवहार हो ही गया। अब इसका कारण क्या दिया गया है? समान लोगों में विधि समान होगी, समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो यहाँ पर ये भी सही माना जा सकता है, क्योंकि देखिए जो लोग समान हैं, यानी कि सभी अगर सामान्य वर्ग के लोग हैं तो उनके लिए विधि और प्रशासन सब चीज समान होगा। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए ए और आर दोनों ही सही है, तो ऑप्शन डी को हम चूज कर लेंगे यहाँ पर। आप देखिएगा राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से असमान लोगों अर्थात गरीबों, पिछड़ों, वंचितों आदि के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, अर्थात उनके लिए विशेष सुविधा प्रदान कर सकता है। जैसे अनुच्छेद 16(4) है, 15(4) है। इसके तहत राज्य में ऐसे प्रावधान किए गए हैं
हालाँकि समान स्तर के लोगों के लिए विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की बात भी की गई है। तो इस प्रकार आप देखें कि ऑप्शन डी सही था इसका। अगला प्रश्न देखिएगा, लगभग उसी प्रकार का है, बस यहाँ कथन 1 है और कथन 2 है। बताना है कि कथन 1 का कथन 2 सही व्याख्या करता है कि नहीं और दोनों कथन सही है अथवा गलत है। देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपनी कतिपय निर्णयों में यह विचार दिया है या विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होंगी। अब देखिए, 2 बातें हैं यहाँ पर। दूसरी क्या है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता को परिभाषित करता है। देखिए, अगर पहले कथन की मैं बात करूं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, भारत के उच्चतम न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों में ऐसा विचार दिया है कि भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 16(4) है, उसके अधीन जो नीतियां बनाई गई हैं, नीतियां क्या बनाई गई हैं? आरक्षण की, जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए विशेष नीतियां राज्य द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तो आरक्षण की नीतियां जो बनाई गई हैं या बनाई जाएंगी, वो प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 के द्वारा सीमित होंगी। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। उसमें ये बोला गया है कि 335 जो है उसमें प्रशासन की दक्षता की जो बात की गई है उसके द्वारा ये सीमित रहेगी। 335 में ये कह रहा है कि प्रशासन की दक्षता को परिभाषित किया गया है। देखिए, 335 में क्या है कि एससी एसटी का जो सरकारी जॉब या फिर सरकारी सेवा है उसमें दावों की बात की गई है कि एससी एसटी क्या दावा करते हैं उसमें। लेकिन ये भी कहा गया है कि एससी एसटी का दावा स्वीकार किया जाएगा, यानी कि उनके लिए आरक्षण का प्रावधान तो जरूर होगा, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि प्रशासन की दक्षता में कमी हो। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि प्रशासन की दक्षता कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आरक्षण दे करके किसी को हम मान लो किसी पद पर जिला प्रशासन में या कहीं भी नियुक्त कर दें, लेकिन वो उसके काबिल नहीं हो, उससे जो एफिशिएंसी है या प्रशासन है वो कमजोर पड़ जाए, तो ऐसा नहीं कहा जाता है। तो निश्चित तौर पर 335 में आप देखिएगा, प्रशासन की दक्षता के पद को परिभाषित तो नहीं किया गया है, लेकिन इसकी बात की गई है उसमें, उसकी परिभाषा नहीं दी गई है, इसलिए दूसरा गलत हो जाता है, लेकिन पहला सही है। इसमें बस यही बोला गया है 335 में कि एससी एसटी जो है वो दावे कर सकते हैं सरकारी सेवा में, लेकिन उससे प्रशासन की दक्षता में कमी नहीं आनी चाहिए। तो ऑप्शन दूसरा गलत है, यहाँ पर केवल पहला सही है, तो हम ऑप्शन सी को चूज करेंगे। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अनुसार अनुच्छेद 16 में क्या बोला गया है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात की गई है, और 16(4) के अनुसार कहा गया है कि कोई भी बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में या राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णय जैसे इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 एवं एम नागराज बनाम भारत संघ 2006 में यह विचार दिया था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई जो आरक्षण की नीतियां हैं, ये प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होंगी। अतः पहला कथन तो यहाँ पर निश्चित तौर पर सही है। अब अगर हम बात करें दूसरे कथन की, संविधान का अनुच्छेद 335 में यह प्रावधान किया गया है कि संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं एवं पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। इसमें प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए दूसरा जो है वो गलत हो जाता है यहाँ पर। अगला सवाल है, किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में 4A जोड़कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुविधा सुनिश्चित किया गया कि जॉब में रहते हुए जो प्रमोशन होगा उसमें भी आरक्षण की बात की गई अनुच्छेद 16(4)A में। तो 16(4)A को कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन द्वारा, ये पूछा गया है। ये दोस्तों 1995 में जोड़ा गया था 77वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आप देखेंगे 77th जो अमेंडमेंट था 1995 का, इसमें अनुच्छेद 16 जिसमें लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात की गई है, इसमें खंड 4A जोड़ा गया और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया। फिर 85th संविधान संशोधन 2001 द्वारा इस खंड में परिणामिक ज्येष्ठता यानी कि जो सीनियरिटी है उसके लिए भी उपबंध किया गया कि
इसमें भी भूतलक्षी प्रभाव से शामिल किया जाएगा इसको। यथा संशोधित अनुच्छेद जो अनुच्छेद 16(4)A है, उसके अनुसार इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पद पर परिणामिक ज्येष्ठता सहित प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। तो इसका सी सही उत्तर था। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? समान कार्य के लिए समान वेतन का मौका दिया गया दोस्तों। अब इसमें देखिएगा, पहला कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। बी कह रहा है कि ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, यानी कि 14 में क्या है, ए में है प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द की बात की गई है। बी में है कि समाजवादी शब्द को मिलाइए और 14 में जो समानता की बात की गई है, विधि के समक्ष समानता, उसको एक साथ मिला लीजिए। सी कह रहा है कि ए को और अनुच्छेद 16 को मिला लीजिए जिसमें अवसर की समानता की बात की गई है। अब देखिए, समान कार्य के लिए अगर समान वेतन की बात करें तो अवसर की समानता भी कहीं अलग नहीं हो सकती, वो तो चाहिए ही। तो मुझे लगता है कि फिर यहाँ ए, बी, सी तीनों को एक साथ सही माना जाना चाहिए, तो ऑप्शन डी सही मान लेते हैं हम लोग। देखिएगा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद जो 1982 था, इसमें यह अभी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 14 और 16 को संविधान की प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 39D के प्रकाश में अर्था अर्थान्वित अर्थान्वित करते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत इन अनुच्छेदों से निष्कर्षणीय है तथा इसको संगत वर्गीकरण अथवा असंगत वर्गीकरण पर आधारित असमान वेतन मानों के मामले में उचित ढंग से लागू किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त जो समाजवाद शब्द है, इसको निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन की मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? अभी हमने देखा था दोस्तों अनुच्छेद 14 और 16, ऐसे भी चूंकि अवसर की बात की गई है 16 में, तो 16 का रहना अनिवार्य है, केवल 14 को सही नहीं मान सकते हैं। और 15 में तो जाति धर्म की बात की गई है कि उसके आधार पर किसी को भी असमान नहीं माना जाएगा। और यहाँ भी 15 है, इसलिए ये भी गलत है, केवल 14 और 16 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। अभी हमने यहाँ पर देखा ही, आपको याद होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? देखिए, छुआछूत का अंत। छुआछूत के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी के से भी, यह अनुच्छेद 17 में कहा गया है। अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 में क्या है, 21 सबसे महत्वपूर्ण जो मौलिक अधिकार हैं उनमें से एक है, जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 19 में क्या है, 19 में कुछ अपराधों में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है कि जब तक दोष सिद्ध नहीं होता तब तक दंड नहीं दिया जाएगा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना, ये सब आप देखिएगा। यहाँ पर संविधान का अनुच्छेद 17 है जिसके द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। इस अनुच्छेद में यह कहा गया कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा, यानी किसी भी प्रकार से अस्पृश्यता को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और इसके किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 17 इसका सही जवाब है। अगला सवाल फिर से लगता है सेम टाइप का है, यूपीआरओ एआरओ में ये पूछा गया है, एमपीपीसीएस प्री में भी पूछा गया है। अनुच्छेद 17 इसका सही उत्तर होगा क्योंकि अस्पृश्यता की समाप्ति की बात की जा रही है। प्रश्न देखिएगा, फिर से सेम टाइप का है, अनुच्छेद 17 के बारे में पूछ रहा है कि 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत है यानी कि उन्मूलन। अगला प्रश्न भी मिलता जुलता ही है, छुआछूत का उन्मूलन, तो छुआछूत का उन्मूलन वही हुआ अनुच्छेद 17, एक ही बात है, अस्पृश्यता का अंत कहिए या छुआछूत का उन्मूलन। अगला प्रश्न एमपीपीसीएस प्री का है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है?
और निश्चित तौर पर ये सभी अनुच्छेद 17 के अनुसार दिया गया है, तभी छुआ-छूत का अंत भी संभव हो पाया। आप देखिएगा भाग 3 में जो मौलिक अधिकारों का वर्णन है, उसमें अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध घोषित किया गया है। साथ ही अस्पृश्यता से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध माना गया है। अनुच्छेद 17 में समता के मौलिक अधिकार से संबंधित है। आप देखिएगा अस्पृश्यता के निषेध से अछूत समझे जाने वाले व्यक्तियों, विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति को एक मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया है मूल अधिकारों को किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में विभेदन के विरुद्ध संरक्षण दिया गया है? तो ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत इसको रखा गया है अस्पृश्यता का अंत, या स्वतंत्रता के अधिकार में इसको रखा गया है, या फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत में, या समता के अधिकार में। आप देखिएगा 3-4 चीजें मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप देखिएगा अस्पृश्यता की बात की गई है और इसका अंत किया गया है अनुच्छेद 17 में। आप देखिए शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये तीसरा मूल अधिकार है और यह अनुच्छेद 23 से 24 में इसकी बात की गई है कि मानव के साथ दुर्व्यापार, मानव का दुर्व्यापार यानी मानव व्यापार नहीं किया जाएगा, कारखानों में बच्चों का नियोजन नहीं किया जाएगा। स्वतंत्रता के अधिकार की अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता की जो अधिकार है, इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अनुच्छेद 19। फिर देखिएगा अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है अनुच्छेद 21। कुछ मामलों में गिरफ्तारी से स्वतंत्रता दी गई है संरक्षण अनुच्छेद 22। तो अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता की बात की गई है। संवैधानिक उपचार का अधिकार तो सीधे आप जानते हैं अनुच्छेद 32 में है। इसको संविधान की आत्मा भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 जिसमें विभिन्न प्रकार की समानता की बात की गई है। विधि के समक्ष समानता, धर्म जाति के आधार पर समानता, फिर आप देखिएगा उपाधि के आधार पर समानता यानी उपाधियों का अंत, अस्पृश्यता का अंत, तो ये सारी चीजें हैं। अब अनुच्छेद 17 किसके बीच में आता है? 14 से 18 के बीच में, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी आपका सही होगा। और अस्पृश्यता का अंत का मतलब यही है कि अलग-अलग कैटेगरी, अलग-अलग वर्गों के आधार पर, पिछड़े वर्ग होने के आधार पर छुआ-छूत नहीं करना है उनके साथ, सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? यानी कि छुआ-छूत को हटाया जा सकता है, उसका अंत किया जा सकता है किस प्रकार? कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति के द्वारा, या फिर जन जागरण के द्वारा, या नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। देखिए पहला था कानून बनाकर। अब जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक कोई भी आम आदमी उस पर अमल नहीं करता है। सभी लोग नहीं, जो पढ़े लिखे हैं कुछ आध लोग, वो तो चलिए मौखिक बोल दीजिएगा तब भी वो बात समझते हैं, लेकिन सभी लोग उसका पालन नहीं करेंगे जब तक कि उसके लिए कानून नहीं बने। तो कानून बनाना तो आवश्यक है। दूसरा है शिक्षा की उन्नति। देखिए अस्पृश्यता का अंत, छुआ-छूत का अंत करने के लिए आवश्यक है कि लोग शिक्षित हों। खास करके जो छुआ-छूत करते हैं उनका भी शिक्षित होना ज़रूरी है, और जिनके साथ यह किया जा रहा है उनका भी शिक्षित होना ज़रूरी है। दोनों ही शिक्षित रहेंगे तभी ये समझ पाएँगे कि छुआ-छूत क्या है और क्यों नहीं करना चाहिए उसको। तीसरा है जन जागरण द्वारा। जन जागरण का मतलब लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि यह क्या है, क्यों है और क्यों नहीं किया जाना चाहिए। तो ये भी आवश्यक है अस्पृश्यता के निवारण के लिए। चौथा है नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। देखिए नौकरियों में प्रवेश दिलाना अलग बात है और इसको समाप्त करना अलग बात है। छुआ-छूत का उससे कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए यहाँ पर केवल पहला, दूसरा और तीसरा को ही हम लोग सही मानेंगे। और ऐसे भी देखिएगा कि 1 से लेकर 4 तक यानी सभी को सही किसी भी ऑप्शन में नहीं बोला गया है कि चारों ही सही हो। यहाँ पर देखिएगा अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति और जागरण के द्वारा किया जा सकता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान है। संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, इसमें ए और बी करके दिया गया है कथन और कारण, और आप देखेंगे कथन क्या है यहाँ पर, अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। और दूसरा कह रहा है अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है, यानी कि ये जो चलन है ये एक तरह से धार्मिक स्वीकृति के आधार पर है। निश्चित तौर पर आप देखिए कि दोनों ही यहाँ पर सही है। यह हिंसा का खराब स्वरूप तो है ही अस्पृश्यता,
और इसमें धार्मिक बात कहीं न कहीं आती ज़रूर है। धार्मिक आधार पर ही अस्पृश्यता किया जाता है। तो ए और आर दोनों को सही माना जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। आप देखिएगा संरचनात्मक हिंसा से तात्पर्य ऐसे सुनियोजित तरीके से है, जिसके ज़रिए सामाजिक ढाँचा किसी समाज में व्यक्तियों को हानि पहुँचाता है और इन्हें अवसरों से वंचित करता है। संरचनात्मक हिंसा आमतौर पर जोहान गाल्टुंग के अनुसार वर्णित एक शब्द है, जिसे उन्होंने हिंसा, शांति और अनुसंधान 1969 नामक लेख में प्रस्तुत किया। संरचनात्मक हिंसा के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे प्रजातिवाद, नस्लवाद, कामुकता, वर्गीकरण, अस्पृश्यता इत्यादि। अस्पृश्यता, जिसे आम बोलचाल में छुआछूत कहा जाता है, जाति व्यवस्था का एक अत्यंत घृणित पहलू है, जो धार्मिक एवं कर्मकांडीय दृष्टि से शुद्धता एवं अशुद्धता के पैमाने पर सबसे नीची माने जाने वाली जातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्यंत कठोर सामाजिक दंडों का विधान करता है और अस्पृश्यता को इसी कारण धार्मिक स्वीकृति भी प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? अनुच्छेद 14, 15। देखिए, ये दोनों तो भिन्न वर्ग में नहीं है, क्योंकि दोनों ही समानता के अधिकार से संबंधित है। 14 से 18 तक समानता का अधिकार होता है। फिर है अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 19। देखिए, इस हिसाब से अनुच्छेद 19 को हम अलग मान सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 19 जो है, इसमें समानता के अधिकार की बात नहीं की गई है। अनुच्छेद 19 से 22 तक किसका बात किया गया है? स्वतंत्रता की बात की गई है। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, अलग-अलग प्रकार की स्वतंत्रता। जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दिया गया है। तो आप देखिएगा, दिए गए अनुच्छेदों में 19 अन्य से भिन्न वर्ग में आता है। यह स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है, जबकि बाकी के 3, 14, 15, 16 समानता के अधिकार का वर्णन करते हैं। दूसरी दृष्टि से देखिएगा तो 15, 16, 19 केवल नागरिकों के लिए है, यानी कि भारतीय नागरिकों के लिए है यह केवल 15, 16 और 19। लेकिन अनुच्छेद 14 जो है, विधि के समक्ष समानता, यह सभी के लिए है, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी। तो इस प्रकार से 14 को भी अलग समझा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपके पास, आप देखिएगा यहाँ पर, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के 4 अनुच्छेद प्रदान किए गए हैं। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 19 से 22 तक। अभी हमने देखा 16, 17, 18 ये तीनों ही समानता के अधिकार में आते हैं, इसलिए ये तीनों सही नहीं माने जा सकते हैं। आप देखिए, भाग 3 में अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान किए गए हैं। 19 में भाषण और अभिव्यक्ति यानी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसमें 6 प्रकार की अलग-अलग स्वतंत्रता दी गई है। 19 क, ख, ग, च तक, छ तक है यह। ये हमने अपने नोट्स में पढ़ा भी था। अगर आपने नहीं देखा है नोट्स वाली वीडियो, तो प्लीज़ जाकर के देख लीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है और अभी तक अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट भी करें। साथ ही साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल, कौन सा यूट्यूब चैनल दोस्तों? द जीएस सॉल्वर। इस पे नए हैं तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे और वीडियो देखने के लिए। आप देखिएगा, अनुच्छेद 20 में है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। 21 बहुत महत्वपूर्ण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। 21 क के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार दिया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना रहता है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के से संरक्षण प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही माना जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? अनुच्छेद 19 में। अभी हमने देखा कि अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 19, और ये 2024 का प्रश्न है, यूपीपीसीएस प्री, तो लेटेस्ट क्वेश्चन है यह। आप देखिएगा, इसमें पूछा गया है आपसे कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है। देखिए, गारंटी किसको बोलते हैं? मौलिक अधिकार को, जिसकी गारंटी संविधान देता है कि इसका हनन आपका किसी भी हाल में नहीं होगा, अगर होता है तो आप सीधे न्यायालय चले जाइए। तो यहाँ पर गारंटी का मतलब यही है कि इनमें से कौन एक मौलिक अधिकार आपका नहीं है, यानी कि मूल अधिकार नहीं है। पहला, शांतिपूर्वक एवं बिना शस्त्रों के एकत्र होने की बिल्कुल है, कि इसकी स्वतंत्रता दी गई है और यह आपका मूल अधिकार भी है। एकत्र होकर के आप भाषण दे सकते हैं, सभी को कुछ समझा सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं या बोल सकते हैं। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। पी है संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता। देखिए, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता तो मौलिक अधिकार नहीं रह गई है। पहले यह मौलिक अधिकार थी, अनुच्छेद 31 में शामिल था, लेकिन अब मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा, और इसको कानूनी अधिकार में अब लेके रख दिया गया है। तो निश्चित तौर पर बी इसका सही जवाब होगा और यह गलत भी है।
ऐसा नहीं है कि पूरी देश की संपत्ति आप अकेले लेकर के और बैठ जाएँ, इसके लिए आपको कोई अधिकार नहीं दिया गया है। पूरे देश में इच्छा अनुसार घूमना-फिरना इसकी स्वतंत्रता तो दी ही गई है। आप अपने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के आधार पर इसको लेकर के घूम सकते हैं अपने शरीर को कहीं भी। किसी व्यापार अथवा व्यवसाय को करने की किसी भी क्षेत्र में आप व्यापार और व्यवसाय कर सकते हैं, ये भी मौलिक अधिकार है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर गलत हुआ। आप देखिएगा भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में वाक एवं स्वतंत्रता आदि कुछ विषय के अधिकार का संरक्षण है, जिसके तहत 6 प्रकार के स्वतंत्रता दी गई है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की, अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। क्या कह रहा है? शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन करने की, यानी कि आराम से आप सम्मेलन कर सकते हैं। जिसकी बात की गई थी संगम, संघ या सहकारी सोसाइटी बना सकते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आप अबाध आचरण कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में यानी भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर बस सकते हैं, निवास कर सकते हैं। कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार कर सकते हैं। ज्ञातव्य है कि संपत्ति रखने, अर्जित करने और बेचने की स्वतंत्रता मूल संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड च एफ में शामिल थी, परंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको 1978 द्वारा इस उपखंड का लोप कर दिया गया, यानी कि इसको हटा दिया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? देखिए, प्रेस में होता क्या है, तो आप बोलेंगे बोला जाता है, अपना विचार व्यक्त किया जाता है। तो बोलने और अपने विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें दी गई है? अनुच्छेद 19 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हुआ। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। देखिए, संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, लेकिन 19(1) जिसमें वाक यानी बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, इसके अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको निहित माना गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता इसी में शामिल है। अगला और इस वीडियो के लिए ये आखिरी प्रश्न होगा दोस्तों। 45 क्वेश्चन हमने इसमें कर दिया, बाकी के जो बचे क्वेश्चन हैं फिर अगले पार्ट में करेंगे। आप देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो अनुच्छेद 19 निश्चित तौर पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। आपने वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और वीडियो देखने के लिए, और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। सभी लोग एक एक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।